वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के लिए एक नए बुक जो रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 है, इससे हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और इसमें करेंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर फर्स्ट। तो खास करके यह जो सेट बुक है यह प्रोवाइड कराया गया है क्लर्क, कोर्ट रीडर और स्टेनो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और संभवतः इसका जो लेवल जो डिजाइन किया गया है ये और सब जो सेट मार्केट में उपलब्ध है उससे बेहतरीन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समान अध्ययन के प्रश्नों से। तो यहां से स्टार्ट होता है 41 से जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां हमको गलत वाले को ढूंढना है। ऑप्शन फर्स्ट, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन बी, धातुओं ऊष्मा की सुचालक होती है। ऑप्शन सी, सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। और ऑप्शन डी, शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। तो यहां पर जो फर्स्ट है लिखा हुआ, तो धातु का गलनांक उच्च होता है, यह कथन सत्य है। धातु ऊष्मा का सुचालक होती है, यह भी सही है। और यह जो ऑप्शन 3 है, सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ कुचालक हैं, यह प्रश्न क्या है? गलत है, अर्थात ऑप्शन सी। ठीक है। तो अब देखिए, पारा को जो हम लोग डिनोट करते हैं, पारा को डिनोट किया जाता है Hg से और सीसा को डिनोट किया जाता है Pv से। साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि सीसा जो है, सॉरी, लेड जो है Pv, यह इसका परमाणु संख्या कितना है? तो इसका परमाणु संख्या है 82। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस डैश। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है। जनरली जो है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? Zn प्लस H2SO4। यह जो रिएक्ट करेगा तो यहां होगा ZnSO4 प्लस H2 और यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? ठीक है, नहीं वाले जो प्रश्न है, इसलिए आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी कालरा और ऑप्शन डी रेबीज। तो नहीं होती है तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी रेबीज। रेबीज जो है वो कैसे होता है? तो यह कुत्तों के काटने के द्वारा होता है। ठीक है। और इसको, ये जो प्रश्न है रेबी, इससे रिलेटेड बहुत सारा जो प्रश्न है इसको हम लोग पिछले सेट में बताए भी हैं। तो यहाँ पर शेष जो आप देख रहे हैं, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कालरा, ये लोग क्या है? तो ये लोग जल जनित रोग है। जल जनित रोग मतलब जल से उत्पन्न वाला रोग। और एक चीज जान लेते हैं हम लोग, रेबीज का जो टीका था इसका खोज किसने किए थे? तो इसका जो खोज किए थे वो किए थे लुई पास्चर। जबकि पिछले सेट में आपको पूरा डिटेल पूर्वक बताया भी गया है कि कौन सा रोग का टीका क्या है, सारा चीजें, फिर भी हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। रेबीज का टीका का खोज किए थे लुई पास्चर। साथ में एक चीज और जान जाते हैं कि दूध का पास्चुराइजेशन का भी खोज कौन किए थे? तो लुई पास्चर किए थे।
रेबीज जो है ये क्या करता है, तो यह करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी कोहिमा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। अब यहाँ पर कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट मंदिर के विषय में भी आपको बता देते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर और ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो गुवाहाटी में स्थित है। तो जैसे कि एक बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे है, तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है। श्री अमरनाथ, यह मंदिर स्थित है जम्मू कश्मीर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। पंजाब। प्रेम मंदिर, तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश। इसी तरह है सोमनाथ मंदिर, तो यह स्थित है गुजरात। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। ऑप्शन ए हेमेटाइट खनन, ऑप्शन बी मेगेटाइट खनन, ऑप्शन सी डोलोमाइट खनन और ऑप्शन डी तांबा कोपर खनन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी डोलोमाइट खनन। अब यहां से हम लोग कुछ और भी प्रश्न को जानते हैं। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। लौह अयस्क के उस उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। साथ ही भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण का कार्य कौन करता है, तो यह करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की अवधारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साथ में एक चीज और जानते हैं कि 20 मार्च को सकल राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है और 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस था, इसमें जो है इसका थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। फिर से सुन लीजिए, सकल राष्ट्रीय खुशहाली दिवस जो है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस जो है यह मनाया जाता है 20 मार्च को और 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का जो थीम है वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेट एंड बी केयरफुल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक
2021 में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 141, ऑप्शन सी 132 और ऑप्शन डी 129। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी 129। साथ में इससे रिलेटेड कुछ चीज और भी हम लोग जानते हैं। अब सबसे पहले यहां पे जानते हैं यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का जो स्थापना हुआ था, यूएनडीपी का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक है। और यूएनडीपी द्वारा 1990 से, कब से? तो 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट अर्थात एचडीआर जारी किया जाता है। और यह जो एचडीआर जारी करता है तो इसका 3 आधार है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय और तीसरा है पूर्ण साक्षरता जो 18 से 35 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहां लगाई गई थी? ऑप्शन ए रिसरा, ऑप्शन बी मेसरा, ऑप्शन सी श्रीरामपुर और ऑप्शन डी हावड़ा। तो ये कोलकाता में जो है 1855 ईस्वी में कलकत्ता में पहली जूट मिल रिसरा में लगाई गई थी। ठीक है। अब इससे कुछ और भी प्रश्न को हम लोग जानते हैं। साथ में इस ऑप्शन को भी जान लेंगे कि यहां पर क्या क्या स्थित है। तो पहले इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जानते हैं कि भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 ईस्वी में आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। तो भारतीय जूट निगम आयोग की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का जो स्थापना हुआ था यह स्थापना हुआ था 1984 में और इसका जो मुख्यालय है वो है ढाका में। भारत विश्व का 35% जूट उत्पादन करता है और इसका स्थान जो है दूसरा है पूरा विश्व में। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड का जो मुख्यालय है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का जो मुख्यालय है वह स्थित है कोलकाता में। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल रिसरा में लगाई गई थी और जो है भारतीय जूट निगम का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1981 में और अंतरराष्ट्रीय जूट निगम का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1984 में। इसका मुख्यालय है ढाका। भारत 35% जूट उत्पादन करता है और इसका जो स्थान जो है पूरा विश्व के अनुसार से जूट उत्पादन में दूसरा है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? तो यह है कोलकाता में स्थित। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और ऑप्शन डी द ग्रेट म्यूटिनी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो ये शेष जो 3 देख रहे हैं यह भी बार बार पूछा जाता है तो हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि जैसे है ए पैसेज टू इंडिया, इसको लिखे थे E.M. फोस्टर। ठीक है। उसी तरह है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यह लिखे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ठीक उसी तरह है द ग्रेट म्यूनिटी, तो यह जो लिखे हुए हैं यह लिखे हैं G.B.
मालसेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी ब्राहगिरी वेंकट गिरी, ऑप्शन सी डी बीडी जति। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राहगिरी वेंकट गिरी। और साथ में एक चीज और भी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है यह आर्टिकल 52 के अनुसार भारत के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। आर्टिकल 52। अब हम लोग जानते हैं इसके विषय में कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और तृतीय जो थे वो थे जाकिर हुसैन। चतुर्थ थे वीवी गिरी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा था, यह कार्यकाल रहा था राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 1962 ईस्वी, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो रहा था ये रहा था 1962 टू 1967 ईस्वी। जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो 1967 टू 1969 का, और वीवी गिरी का जो कार्यकाल था तो 1969 टू 1974 का। और एक और भी हम लोग जान जाते हैं कि पांचवा जो थे वो कौन थे? फरुखुद्दीन अहमद। इनका कार्यकाल था 1974 टू 1977। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? स्नो फीड। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, और ऑप्शन डी यमुना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। अब यमुना से रिलेटेड कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यमुना नदी का जो उद्गम है यह हुआ है बंदरपूछ से। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री हिमानी से, ठीक है। समुद्र तल से जो इसका ऊंचाई है वो है 6316 मीटर। इसका जो सहायक नदी, कभी कभी यहां पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यमुना का जो सहायक नदी है वो है चंबल, बेतवा, केन। यह तीनों जो है नदी, यह दक्षिण से यमुना में मिलती है। यमुना नदी जो है कहां मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 3, और ऑप्शन डी भाग 4A। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4A। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य एवं सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है इसकी संख्या कितना है? तो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अब साथ में हम लोग जान जाते हैं शेष जो ये 3 पॉइंट है। तो भाग 2 में, इसमें जो है भाग 2 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है।
भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार। और भाग 10 244, भाग 10 के अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति जनजाति का से संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। ठीक है, यहां पर भाग 4 मौलिक कर्तव्य की वास्तविक में संख्या वर्तमान में कितना है, तो 11 है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, और ये जो किए थे किनके संतुति पे हुआ था, तो ये हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हुआ था। भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। भाग 3 का संबंध में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तेहर ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। और साथ में जानते हैं कुछ लोक नृत्य के विषय में, जैसे है यहाँ पर असम। तो असम में जो है बोडो जनजाति के द्वारा बगुरुब्बा लोक नृत्य किया जाता है। कौन जनजाति? तो बोडो जनजाति के द्वारा। ठीक, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जो है लावनी, तमाशा, यह सब यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक उसी तरह है यहाँ पर जैसे तेलंगाना, तो तेलंगाना में पेरिनी शिव तांडव, यह यहाँ का प्राचीन लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे मास्टर दा का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां और ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यसेन। सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हम लोग। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए निपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी आलोक रंजन, ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी विनोद राय। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम। और जो है यह तो नीति आयोग के नए सीईओ हैं। साथ में एक चीज और पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, उपाध्यक्ष नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फरवरी 2023 में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अली अहमद, ऑप्शन बी व्लादिमीर जेलेस्की, ऑप्शन सी एंजेला मैकेल और ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी एंजेला मैकेल। और एंजेला मैकेल जो है यह 15 वर्ष से अधिक जर्मनी की चांसलर रही है। यह सभी प्रश्न करेंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फरवरी 2023 में विजिट इंडिया 2023 पहल की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नितिन गडकरी।
तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी। वर्तमान में जी किशन रेड्डी यह कौन से विभाग को देखते हैं? तो इनका विभाग है पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन विभाग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 279, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 281 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 282। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से का गठन से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसको है? तो वो गठन का अधिकार है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य, एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य को नियुक्त किया जाता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होगा यह होगा आर्टिकल 243 एक से आर्टिकल 243 वाई तक। ठीक है, 243 एक से 243 वाई तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यायालय के संदर्भ में आर्टिकल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित करना, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेजना और ऑप्शन डी किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यायालय के संदर्भ में बेल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति पर लगे आरोप को न्यायालय द्वारा समाप्त करना, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से रिहा करने का न्यायालय का आदेश और ऑप्शन सी इस शर्त पर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करना कि वह जब भी बुलाया जाए न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा और ऑप्शन डी किसी व्यक्ति को अपना मामला ऊपरी न्यायालय में ले जाने की अनुमति निचले न्यायालय द्वारा किया जाना। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ हम लोग समान अध्ययन के जो प्रश्न थे उसको डिस्कस किए। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। अगर किसी छात्रों को स्क्रीनशॉट लेना है या क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी मैकिन्टॉश, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी IBM। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी IBM। IBM जो है यह क्या है? तो IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। और कलर ग्राफिक्स
एडमेटेड का निर्माण 1987 में आईबीएम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, URL http://www.d2h.com login.php में कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? ऑप्शन ए https, ऑप्शन बी login.php, ऑप्शन सी www.d2h.com, ऑप्शन सी //www। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी login.php के द्वारा हम लोग वेब पेज के जो घटक हैं या जो पाथ हैं उसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ऑप्शन ए .wma, ऑप्शन बी .mov, ऑप्शन सी .mps और ऑप्शन डी .wmv। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए .wma। तो .wma का अर्थ होता है विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। ठीक है, उसी तरह जैसे दिया हुआ है .mov, तो .mov का अर्थ होता है क्विक टाइम मल्टीमीडिया मीडिया। चूंकि जगह का शिकस्त होने के कारण ऐसा लिख रहे हैं, तो आप लोग समझ जाएं इसको कि .wma का अर्थ है विंडोज मीडिया प्लेयर और .mov का अर्थ है क्विक टाइम मल्टी मीडिया। इसी तरह है यहाँ पे .mps, तो इसका mps का अर्थ है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर और .wmv, तो .wmv जो है इसका अर्थ है फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो वो कौन सा है .wma अर्थात विंडोज मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी स्पाईवेयर, ऑप्शन सी स्पैम और ऑप्शन डी मालवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम। स्पैम का अर्थ उस अवांछित ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। साथ में इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो ट्रोजन हॉर्स उपयोगकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए वास्तविक एप्लीकेशन की तरह कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के डाटा को क्षति पहुंचाता है। अर्थात एक तरह का यह बोला जाए तो वायरस है। स्पाईवेयर किसी कंप्यूटर फोन पर गुप्त रूप से निगरानी रखने हेतु उपयोग किया जाता है। स्पाईवेयर का मतलब जासूसी के लिए विशेष तौर से उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे है मालवेयर, तो मालवेयर जो है, मालवेयर एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, आप इसको भी वायरस के श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। ऑप्शन ए ओपन सोर्स ओरिजिन, ऑप्शन बी वॉइस लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑप्शन डी कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कमांड लाइन इंटरफेस। अब हम लोग कुछ चीज को जानते हैं, जैसे हो जाता है MS DOS, विंडोज 9X, MSC05 और MS विंडो, यह सब सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी तरह होता है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 2000,
यह सब मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2009 पैकेज का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी वन नोट, ऑप्शन सी एक्सेल और ऑप्शन डी की नोट। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी की नोट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए टूल, ऑप्शन बी हैकर्स, ऑप्शन सी साइबर लॉ और ऑप्शन डी कुकीज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी साइबर लॉ। साइबर लॉ का लॉ एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधेयक एवं नियामक पहलू को संदर्भित करता है। साथ में और कुछ चीज हम लोग जान जाते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कुकीज, तो कुकीज सॉफ्टवेयर द्वारा वेबसाइट पर सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। और हैकर्स जो है नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया को हम लोग हैकर्स करते हैं। बार बार आप सुने होंगे कि मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया या कुछ हो गया, तो कोई थर्ड पर्सन जो है जाके उसको हैक कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम CTRL+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए चयनित पाठ बोल्ड हो जाता है, ऑप्शन बी चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, ऑप्शन सी एक पॉपअप आपको एक नई फाइल खोलने का संकेत देता है, और ऑप्शन डी चयनित पाठ कट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चयनित पाठ केंद्र पर संरेखित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए टूल पेज, ऑप्शन बी डेस्क पेज, ऑप्शन सी होम पेज और ऑप्शन डी टाइटल पेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी होम पेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? ऑप्शन ए डिस्क डिग फ्रेगमेंट, ऑप्शन बी पैकेज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम और ऑप्शन डी शेयरवेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क डिग फ्रेगमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी स्कैनर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर। आउटपुट, इनपुट, यह सब बहुत सारा आपको क्वेश्चन जो है लगभग 52 सेट, जो पहले हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे उसमें 52 सेट कराया गया है। जनरली भी आप 52 मल्टीप्लाई 15 को कर लीजिए तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन होता है। लगभग 780 क्वेश्चन जो कि हम पहले आपको सेट में करवा चुके हैं। अगर आप सभी सेट को नियमित रूप से देखे होंगे तो आपको इसमें परेशानी, इन प्रश्नों में परेशानी नहीं हो सकता है, इसके लिए हम क्लियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग MS डॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MS डॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक खुला स्रोत ओपन सोर्स है, ऑप्शन बी यह एक साथ अनेक कार्य कर सकता है, ऑप्शन सी इनमें एक आदेश रेखा अंतराफलक कमांड लाइन इंटरफेस होता है,
और ऑप्शन डी यह एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें एक आदेश रेखा अंतराफलक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी डिस्क डिफ्रैगमेंटर और ऑप्शन डी विजुअल बेसिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी एमएस ऑफिस, ऑप्शन सी यूनिक्स और ऑप्शन डी लाइनेक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, शेष सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के विषय में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मार्टिन कपूर, ऑप्शन सी आर सैमुअल टॉमलिंस और ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर फर्स्ट को डिस्कस किए। नेक्स्ट सेट एक रोज छोड़ के प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो तब तक अच्छे से रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।